हेलो स्टूडेंट, मैं कमला बांड्रा। हम लोग शायद काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सहकारिता, जिसे आप लोग कोऑपरेटिव के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि यहाँ दिया गया है, सहकारिता से तात्पर्य परस्पर सहयोग से मिलजुल कर कार्य करने से है। इसे हम अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु जब लोग आपस में मिलकर किसी काम को करते हैं तो उसे ही मुख्यतः सहकारिता कहते हैं। इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं कि किसी गांव में कृषि के कार्य को करना है, लेकिन वहां के कृषकों के पास उतने साधन उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में वहां पे कृषक अपने खेतों को मिला करके प्लस जैसे किसी के पास हल बैल है तो वो हल बैल देंगे, किसी के पास उर्वरक है वो देंगे, किसी के पास बीज है वो देंगे और फिर कृषि के कार्य को करेंगे। तो इस तरह से ये जो मिलजुल कर कृषि के काम को करने का एक उद्देश्य बनाया गया, यही मुख्यतः सहकारिता कहलाती है। अब हम देखेंगे भारत में सहकारिता का प्रसार। यहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसका उद्भव कब हुआ। वैसे तो इसकी आवश्यकता काफ़ी पहले से महसूस की जा रही थी। इस संदर्भ में सबसे पहला प्रयास जो है विलियम बेंडरबन और न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानडे द्वारा 1882 में किया गया था। इसमें इनका जो उद्देश्य था वो है आपके कृषकों को महाजनों के चंगुल से छुड़ाना। इसके लिए उन्होंने एक कृषि बैंक स्थापित करने का सुझाव दिया था, लेकिन इनके सुझाव को नहीं माना गया। लेकिन इसी के आधार पर 1883 में भूमि सुधार कानून तथा 1884 में कृषक ऋण कानून पास किए गए। इसके अंतर्गत किसानों को कम ब्याज दर पर उत्पादन कार्यों के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाने लगा। लेकिन इन संस्थाओं द्वारा जो ऋण दिया जाता था, इससे कृषकों की मांग पूरी नहीं हो सकी और ना ही इससे कृषकों में आत्मनिर्भरता आई और ना ही इससे कृषकों को प्रोत्साहन की प्रवृत्ति में बल मिला। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो कानून है वो सफल नहीं हो सकी। इसके पश्चात 1892 में फ्रेडरिक निकल्सन को नियुक्त किया गया, ये राय जानने के लिए कि कृषि और भूमि बैंक स्थापित करने की आवश्यकता है या नहीं। तो उन्होंने अपने एक यात्रा वृत्तांत में बताया कि जर्मनी के राफाइसन समितियों के आधार पर कृषि साख समितियों का गठन किया जा सकता है। इसके पश्चात अकाल आयोग ने 1901 में भी अकालों पर प्रतिबंधात्मक इलाज के रूप में कृषकों को साख उपलब्ध कराने के लिए पारस्परिक साख संगठन स्थापित करने का सुझाव दिया। इन सुझाव के आधार पर सरकार ने एडवर्ड लॉ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति ने वर्ष 1901 में सहकारी समितियों की स्थापना का सुझाव दिया एवं इस संबंध में एक विधेयक तैयार किया, जो 25 मार्च 1904 को सहकारी साख समिति कानून के रूप में पारित की गई। इस तरह भारत में आधुनिक सहकारिता का जन्म 1904 में हुआ। जो 1904 में पारित अधिनियम है, इसमें केवल साख समितियां ही बनाई जा सकती थी। इसलिए 1912 में सहकारी समिति अधिनियम पास किया गया, जिसके तहत अब किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम साख समितियों का गठन कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं गैर साख समितियों का भी गठन किया जा सकता था। अब हम देखेंगे भारतीय कृषि में सहकारिता का महत्व। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर विभाजन एवं अपखंडन का समाधान। जैसे कि हम जानते हैं भारत में उत्तराधिकार का नियम लागू है, जिसके तहत यहाँ कृषि भूमि टुकड़े टुकड़े में बढ़ती चली जाती है। साथ ही ये पास पास ना हो करके दूर दूर बिखरी हुई होती है, जो अनार्थिक होती है। इस पर कृषि करके किसी भी तरह का लाभ नहीं हो पाता है। तो हम सहकारिता के आधार पर कृषि करते हैं तो इस उपविभाजन और अपखंडन का समाधान हो सकता है। साथ ही हम
अपने भूमि को अनार्थिक से आर्थिक जोत बना सकते हैं और कृषि का विकास कर सकते हैं। दूसरा है हमारे पास पर्याप्त ऋण सुविधाओं की उपलब्धता। जैसा कि हम लोग ने पिछले कक्षा में पढ़ा, हमारे यहाँ गैर संस्थागत काफ़ी स्रोत हैं, जैसे महाजन, बड़े कृषक या व्यापारी आदि, जो हमें ऋण उपलब्ध कराते हैं। लेकिन इन ऋणों की सबसे बड़ी कमी ये है कि इन पे बहुत ही अधिक ब्याज देना पड़ता है, साथ ही कृषकों का शोषण भी होता है। तो सहकारिता के आधार पर इन्हें अगर हम कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराएं तो ये शोषण से बच जाएंगे और कृषि के कार्य को अच्छी तरह से कर सकेंगे। अगला है हमारा कृषि तकनीक में सुधार। जैसे कि हम लोग जानते हैं, भारतीय कृषक गरीब है। इसके लिए यहाँ इस कारण से वह कृषि में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। अगर हम सहकारिता के माध्यम से इन्हें वित्त या ऋण उपलब्ध कराएं तो वे अपने तकनीक में सुधार कर सकते हैं और कृषि में और अधिक बढ़ोतरी कर सकते हैं। अगला है हमारा कृषि विपणन में सहायता। जैसे कि हमने पिछली कक्षाओं में ही देखा कि हमारे विपणन व्यवस्था में काफ़ी दोष है, जिसके कारण यहाँ कृषकों को उसका अनाज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। अगर हम सहकारिता के आधार पर कृषि विपणन संस्थाएं बनाएं और वहाँ पर कृषकों को अपने अनाजों को बेचने के लिए कहें तो इससे कृषकों को काफ़ी लाभ होगा, साथ ही उपभोक्ताओं को भी। साथ ही हमें एक ऐसी बाजार संरचना मिलेगी जिसमें कृषकों का शोषण नहीं होगा। इस तरह से सहकारिता के आधार पर हम एक विपणन संस्थाएं बना सकते हैं और कृषकों को शोषण से बचा सकते हैं। अगला है हमारा ग्रामीण उद्योगों की स्थापना। जैसे कि हम लोग जानते हैं, मुख्यतः कृषि में हम कच्चे माल के रूप में प्रयोग होने वाले ही अनाजों का उत्पादन करते हैं। अगर ग्रामीणों द्वारा सहकारिता के आधार पर यहाँ उद्योग खोले जाएं तो वो चीनी मिल या चावल मिल या दाल मिल आदि खोल सकते हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी पाई जाती है उसे दूर कर सकते हैं। अगला है हमारा पशुधन में सुधार। जैसे कि हम लोग जानते हैं, हमारे यहाँ पशु काफ़ी कमज़ोर किस्म के होते हैं, साथ ही उनमें उनकी जो नस्ल है वो अच्छी नहीं होती। तो हम यहाँ पर सहकारी प्रजनन केंद्र स्थापित करके उसके नस्ल में सुधार कर सकते हैं, उसके चारे की व्यवस्था कर सकते हैं और पशुधन में सुधार से हम अपने कृषि और कृषि विपणन में काफ़ी सुधार ला सकते हैं और इससे काफ़ी लाभ कमा सकते हैं, जिससे कि कृषि भी विकसित हो सकती है। अगला है हमारा अन्य सहकारी सेवाएं। कृषकों और कृषि को लाभ प्रदान करने वाली कई तरह की संस्थाएं हो सकती हैं, जैसे कि साधन सेवा सहकारी समिति, दूध उत्पादन एवं डेयरी समिति, सहकारी सिंचाई समिति, सहकारी भवन समिति, उपभोक्ता सहकारी समिति आदि, जो कि कृषि और कृषकों को लाभ पहुंचा सकती हैं और कृषि को विकसित करने में मदद कर सकती है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि सहकारिता भारतीय कृषि में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। अगर हम कृषि को विकसित करते हैं तो देश का आर्थिक विकास भी बढ़ सकता है। इस प्रकार हम कृषि के महत्व को और अधिक बढ़ा सकते हैं अपनी अर्थव्यवस्था में। आज हम लोग इसको इतना ही देखेंगे, बाकी अगली कक्षा में।